हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए फिजिक्स के अंदर एक नए टॉपिक को लेके। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। किस पे सर? फोर्स के फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ क्या था? इक्विलिब्रियम। तो उस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, चीज़ें भी थोड़ी बहुत समझ ली हैं, थोड़ी बहुत नहीं अच्छे से समझ ली हैं। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लगवा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टॉपिक को भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो हम लोग साइड में वो क्वेश्चन करते रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल में हम ये समझते हैं कि फोर्स में हम लोग आगे कैसे बढ़ें। फर्स्ट लॉ तो समझ लिया। फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था? फर्स्ट लॉ का मतलब इनर्शिया का नियम था, इक्विलिब्रियम का नियम था। कुल मिला जुला के जो ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक है, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, यही कहानी चल रही है। वहाँ पे इक्विलिब्रियम ने यह भी साबित कर दिया कि फोर्स ना लगे तो ठीक है, तब तो रहेगा ही रहेगा। मतलब भाई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है और फोर्स नहीं लग रहा है तो रहेगा ही रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। मोशन में है तो फोर्स नहीं लग रहा है तो मोशन में ही रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन इक्विलिब्रियम ने यह सिद्ध कर दिया कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसके ऊपर फोर्स लग भी रहा है तो भी वो रेस्ट में रहेगा। मोशन में है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो भी मोशन में ही रहेगा। यानी अपने स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं ला रहा है। यानी कुल मिला के फर्स्ट लॉ ने हमको ये सिखा दिया कि भैया मोशन के अंदर चेंज, सॉरी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। पहले के अंदर हमको ये पता चल गया। ठीक है ना? कब तक नहीं आएगा? जब तक बैलेंस फोर्स लग रहे होंगे तब तक, या जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तब तक। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट लॉ को अच्छे से फील करके आ चुके हैं। अब हमारी कहानी जो है आगे की ओर बढ़ रही है, और आगे में हम लोगों के पास जो आज का टॉपिक है वो है मोमेंटम। आज का नाम क्या है टॉपिक का? मोमेंटम। आज का नाम क्या है टॉपिक का? मोमेंटम। मोमेंटम को बोलते हैं इंग्लिश में संवेग। अरे सर, मोमेंटम तो इंग्लिश है ऑलरेडी, हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से। इसको किससे डिनोट करते हैं भैया? पी से। ठीक है, पी से। हाँ सॉरी, यहाँ पे स्मॉल पी मैं लिख दूँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल पी से क्या रिप्रेजेंट होता है? पावर। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये स्मॉल पी है। क्लियर? अब सर मोमेंटम क्या होता है? देखिए, मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं समझोगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आगे आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे अगर आप मोमेंटम नहीं समझोगे। तो अगर आपने मोमेंटम नहीं समझा तो फिर आप फोर्स नहीं समझे, फिर अगर आप फोर्स नहीं समझे तो आप पूरी फिजिक्स नहीं समझे। समझ पा रहे हैं? तो मोमेंटम से कनेक्टेड है फिजिक्स। मोमेंटम समझोगे तो फोर्स समझ में आएगा, फोर्स समझ में आएगा तो पूरी फिजिक्स समझ में आएगी। ओके, तो अब क्वेश्चन है मोमेंटम है क्या? मोमेंटम आखिर जानकारी किस बात की देता है? क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक भौतिक राशि एक घटना को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक घटना को बता रही होती है, एक एक्सीडेंट को समझा रही थी। कैसा एक्सीडेंट सर? कुत्ते और हाथी में लड़ाई हो गई, कुत्ता और हाथी लड़ गया आपस में, कुत्ता जा रहा था उधर से, हाथी आ रही थी, कुत्ता अचानक से लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो वाला है? नहीं। फिजिकल क्वांटिटी कैसे एक्सीडेंट को? सिंपल एक्सीडेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कोई वर्क आपके आसपास हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ, उस इवेंट की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम अपने आप में एक इवेंट है, और उस इवेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रही होती है, ये भी किसी बात को ही बता रही है, और वो कौन सी बात है अगर ये पकड़ लिया आपने तो काम बन गया। अगर इसका डेफिनेशन देखोगे तो वैसे नॉर्मली डेफिनेशन बड़ा वाहियात है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। बट यहाँ से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है एक्चुअल में क्या मतलब है मोमेंटम का। तो सर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कितना मास कंटेंट है। सिंपल, मोमेंटम क्या बताता है कि एक बॉडी के अंदर कितना मास कंटेंट है, उसकी क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। समझ में आ रहा है? मतलब मोमेंटम जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंट the quantity of motion contained in a body। ठीक है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द क्वांटिटी, रिप्रेजेंट हटाओ, डिस्क्राइब करता है, सिंपल लिखो, डिस्क्राइब करता है
इट इज डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, कि भैया एक बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है। मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये बोला है कि मोशन, शब्द पहले चुन के निकाल लो, मोशन, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं आएगा जो किसमें है, रेस्ट में है, तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मोशन की बात कर रहा है, और कंटेंट का मतलब समाहित है, उसके अंदर कितना मोशन समाहित है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, एक बॉडी के अंदर, यानी एक बॉडी के अंदर कितना मोशन यानी कितनी गति अंदर बैठी हुई है, यानी कितनी गति उसके अंदर है, उसी को जो बताता है वो कौन है, मोमेंटम। ठीक है, कि कितनी गति इसके अंदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे आखिर हम डिफाइन करते हैं कि इस बात को, और इससे क्या पता चलता है ये तो आगे समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल में ये समझो कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब जो मोशन कर रहा है, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि इस मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है। अब जैसे समझ लेना, जैसे मान लो यहाँ पे 5 kg का बॉल है, ये चल रहा है, मतलब ये गति कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। भाई मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब स्पीड ही तो होता है, मोशन का मतलब स्पीड, और हम लोग हमेशा हर जगह पे डायरेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चूंकि स्पीड के टर्म में नहीं लेते हम लोग, स्पीड को हम किस टर्म में दिखा रहे होते हैं, वेलोसिटी। भैया स्पीड की जगह हम लोग क्या लेते हैं, वेलोसिटी। मोशन का मतलब स्पीड, और स्पीड की जगह पे हम लोग फिजिक्स के अंदर जहाँ भी यूज करेंगे क्या लेंगे, वेलोसिटी, यानी स्पीड की जगह पे क्या लेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि भैया डायरेक्शन जरूरी है ना, डायरेक्शन चेंज होने पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो हमारे लिए फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर वेक्टर क्वांटिटी का महत्व बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, अगर एक ही चीज़ के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर, तो 100% हम किसको लेके चलेंगे, वेक्टर वाले को, ताकि डायरेक्शन वाली कहानी आए तो हमारा ऐसा ना हो कि एरर आ जाए। ठीक है, समझ में आई बात, अरे आना बोल दीजिए। तो स्पीड की जगह हम लोग क्या लेंगे, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक 5 kg का ब्लॉक है और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इस बॉडी के अंदर कितना मास है, अभी भी फील नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा, अभी मैं समझाऊंगा तो आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा और समझिएगा। यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे इस बार 20 kg का ऑब्जेक्ट है और ये भी कितने की स्पीड से चल रहा है भैया, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके अंदर कितना मोशन कंटेंट है। तो अगर सिंगली देखोगे, सिंपल देखोगे, सिंगली का मतलब मैं यहाँ पे सिंपल बोलना चाह रहा हूँ, तो सिंपल देखोगे तो सिंपल आपको लग रहा है कि सर 10 मीटर पर सेकेंड ही तो है, इसके अंदर कितना मोशन है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर कितना मोशन है, 10 मीटर पर सेकेंड, पर दैट इज नॉट अ ट्रू, इसके अंदर 10 ही मीटर है, इस बॉडी के अंदर 10 मीटर है, इस बॉडी के अंदर 10 मीटर है। समझाऊं कैसे, रीजन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रीजन समझना। जैसे आप लोग सिंपली समझिएगा, सिंपली कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक, चलो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बस, क्या ले लेते हैं, बस, ठीक है, और दूसरा एक ले लेते हैं हम लोग, ये बस है आपका, इस बस को साइड में रहने दो, पहिए लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना पहिया हो सकता है लगा लो, बस है ये, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं साइकिल, ठीक है, ये आपकी साइकिल है, तो एक साइकिल है और एक बस है। अब आप चाहते हो बस को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाना, सिंपल ऐसे ही चलाता हूँ मैं, और साइकिल को भी चाहते हो आप 10 मीटर पर सेकेंड चलाना, हाँ रख दो, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसको भी चलाना चाहते हैं और इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड चलाना चाहते हैं। ठीक है, कि बस को भी आप कितना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाना चाहते हो, 10 मीटर पर सेकेंड, और साइकिल को भी कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप बस को पहले स्टार्ट करते हैं धक्का देना, भाई चलाना है पहले रेस्ट में, तो मोशन में लाना पड़ेगा, तो जब आप इसको मोशन में लेके आओगे तो बड़े अच्छे से सुनना, इसको जब आपको मोशन में लाना होगा, इसको चलाना होगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो मुझे बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बस के पास इनर्शिया ज़्यादा है, बस के पास क्या है, इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा कहाँ से हो गया, उसके मास के कारण, जिसका जितना ज़्यादा मास
उसके स्टेट में चेंज करने में उतने ज़्यादा दिक्कत है ना। भाई सिंपल समझो, अगर हम ध्यान से देखें तो कोई हल्की चीज़ है, उसको अगर हम चलाना चाहते हैं तो तुरंत चला देंगे, ऐसे है कि नहीं है। यहाँ पे मैं इसको चलाना चाहता हूँ, तुरंत चला दूंगा, ऐसे देखो, ऐसे नाखून से मैं मार के चला दे रहा हूँ, चल जा रहा है, दिख रहा है ना, ये चल जा रहा है। लेकिन इसकी जगह पे मैं एक भारी चीज़ ले लेता हूँ, इसको, क्योंकि ये भी डंडा ही है, मतलब इसको भी ऐसे ही देख सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये यहाँ पे है, इसको बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है। अब मैं इसको नाखून से मारूंगा, चल जाएगा उसी तरीके से, नहीं, देखो अब उतना तेज नहीं जा पा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, फिर उंगली लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, तब चल रहा है कि नहीं है। जबकि इस मार्कर को देखोगे तो मार्कर कैसा था, हल्का था, हल्का सा मैं उंगली लगा दूं, देख रहे हो कितना तेज नाच रहा है कि नहीं है। देखो यहाँ पे है, हल्का सा भी उंगली लगा दिया, उतना तेज नाचने लगा। तो इसके स्टेट में चेंज करना और इसके स्टेट में चेंज करने में किस में ज़्यादा आसानी होगी सर, इसके में, क्योंकि इसके अंदर मास कम है, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होगी, कम। इनर्शिया क्या करती है, इनर्शिया अपने चेंज का क्या करती है, विरोध करती है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच अपोज द चेंज, सिंपल, यानी वो अपने स्टेट के अंदर चेंज का अपोज करती है। तो यानी इस बस को चलाने के लिए भाई बहुत ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया क्या है, ज्यादा। जबकि इस साइकिल को 10 मीटर पर सेकंड चलाना है तो आराम से चला लूंगा, लेकिन इसको चलाना है तो ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सपोज कर लो कि ये बॉडी चलने लगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो एक बात बताओ, इस बॉडी के अंदर जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई है वो तो बड़ी पावर के साथ आई है, बहुत फोर्स लगाने के बाद आई है कि नहीं आई। तो इसका जो मोशन होगा, बड़े सिंपल समझना, इसके अंदर मोशन आ चुका है 10 मीटर पर सेकंड का, हाँ या ना। अब आ गया, किसी मेहनत के थ्रू आपने ला दिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब इस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, तो अब इसको रोकने का प्रयास करो। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है भाई, अभी ये सिंपल यहाँ पे पकड़ पाओगे। पहली बात तो चलाने में बहुत पावर जनरेट करनी पड़ी, लेकिन अब चलने लगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये भी चलने लगा, इसमें थोड़ा कम पावर लगा, इसमें ज़्यादा पावर लगा। अब ये चलने लगा, ये भी चलने लगा, अब रोकना है दोनों को, चला तो ली, अब क्या करना है, रोकना है। सिंपल दिख रहा है, 10 मीटर पर सेकंड साइकिल का है और बस का 10 मीटर पर सेकंड। अब सबसे पहले तुम लोगों ने क्या ट्राई किया, साइकिल को, तो गया तुरंत फटाक से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, और क्या किया, कूद गया आगे और साइकिल को किसी तरह रोक दिया। किसी तरह मतलब रोक लिया आपने, रोक लोगे, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल चल रही तो उसको तो रोक ही लेंगे हम। चलो ठीक है, आगे मत कूदो, पीछे कूद जाओ, पीछे से खींच के रोक सकते हैं ना हम लोग, पीछे से उसका कैरियर पकड़ के, है ना, कुछ भी पकड़ के रोक लो उसको, तो रोक लोगे इसको। फिर वही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब चल रही है वही बस, तो तुम्हारे अंदर ये तो माइंड में आ गया ना यार, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल चल रही है, इसको तो रोक ही लिया, इसको भी तो मैं रोक ही लूंगा, है ना। फिर इसको गए रोकने, तो इसको गए रोकने, तो ये क्यों नहीं रुका, क्योंकि इसके अंदर मास क्या है, सॉरी, इसके अंदर मोशन क्या है, मोशन लग रहा है ना, सेम है, मोशन इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है, लग रहा है ना, लेकिन है नहीं। इसको आपने रोक लिया, लेकिन इसको आप नहीं रोक पा रहे हैं, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं मोशन ज़्यादा है। इसको अगर मुझे रोकना है तो मुझे बहुत पावर लगानी पड़ रही है, तब जाके ये रुक रहा है। भैया रुक रहा है, दैट मीन्स मोशन से तब क्या जा रहा है, ये रेस्ट में जा रहा है, जबकि स्पीड हमको नजर आ रही है सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा मोशन है भाई। इस मोशन को ख़त्म करने में हमको ज़्यादा समय लग गया, जबकि इस बॉडी के अंदर मोशन कम है, इमोशन नहीं, मोशन, मोशन क्या है, कम है, नजर आ रहा है। कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों में मैं अभी, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर मोशन ज़्यादा है, क्योंकि इसको हमको रेस्ट में लाने में ज़्यादा समय लग रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसके अंदर मोशन क्या है, अधिक, और इसके अंदर मोशन कम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से एक बात माइंड के अंदर ठन की, और वो ये थी कि भैया हर बॉडी के अंदर मोशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। आई बात समझ में, समझ में आया। और इस बात को जानने के लिए कि किस बॉडी के अंदर मोशन, क्योंकि हमने एक गलती कर दी थी कि हमने साइकिल के बराबर ही मोशन समझा था बस का, और हम चले गए थे बस को रोकने, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर मोशन अलग है। हम स्पीड को देख के नहीं डिफाइन कर सकते तुरंत कि इसके अंदर इतना ही मोशन है बस में। तो हम लोगों ने ये वहाँ से क्या किया, वहाँ से, एक मिनट लाइट चली गई है, हाँ थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए, ठीक दिख रहा है। तो वहाँ से ये तय किया कि भैया हम इस तरीके से नहीं मोशन डिफाइन कर पाएंगे कि एक बॉडी के अंदर इतना मोशन है, हमको डिफाइन करने के लिए तरीका अलग करना पड़ेगा, हम वेलोसिटी के थ्रू नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद इसकी उत्पत्ति होती है, आयो समझ में, मोमेंटम की।
तो क्या है मोमेंटम, समझ में आ गया? क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर भाई जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि इस बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है, तो हम कैसे इस बॉडी का एनालिसिस कर पाएंगे? अगर मोशन कर रही है तो इसको रोकना है तो कैसे रोक पाएंगे? रोक पाएंगे तब? नहीं रोक पाएंगे तब। या रुकी हुई है तो चलाना है तो चला पाएंगे? नहीं। तो फिलहाल में हमको चलाने वाले पोर्शन पे नहीं जाना है, हम चल रही है मेरी बॉडी, अगर इसको रोकना है तो कैसे रोकेंगे? तो ये जानना पड़ेगा ना कि इसके अंदर पहले कितना मोशन है, ताकि हम इसको खत्म कर पाए, है ना? है हाँ ना बोलिए, तभी तो खत्म कर पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि इसके अंदर टोटल मोशन कितना रखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? मोमेंटम की। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मोमेंटम का क्या है ना? क्लियर है? बिल्कुल। तो यानी मोमेंटम क्या बताता है? मोमेंटम ये बताता है कि क्वांटिटी कितनी है किसी मोशन की एक बॉडी के अंदर, यानी कितना मोशन है एक बॉडी के अंदर, इसी बात की बात हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप पहले क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कुछ है नहीं, तब तक एक आध सेकंड में वेट कर लेता हूँ लाइट आएगी कि नहीं आएगी। अगर आएगी तभी ज़्यादा मैं क्लियरली दिखा पाऊंगा। चलिए, दिख तो वैसे भी रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोमेंटम इतना समझ लिया, लाइट नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, फ्लैश लाइट से काम चलाते हैं। वो मिटाने वाला कहाँ रख दिया भैया? चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब मोमेंटम समझ में आ गया कि है क्या ये। अब क्वेश्चन है कि जानेंगे कैसे, चूंकि ये पता चल गया कि ये क्या बताता है, लेकिन कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी बात करते हैं। अब जब आती है बात फाइंड आउट करने की, फाइंड आउट मतलब निकालने की, किस चीज को? दैट मीन्स कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन की बात आई। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो किसी बॉडी के अंदर का मोमेंटम, ठीक है, दैट मीन्स किसी बॉडी का हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? उसका सिंपल तरीका हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व करिए कि भैया मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है। सर सिंपली अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक बॉडी के अंदर मोशन कितना कंटेंट है, तो सिंपली हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कितना भारी है पहले, क्योंकि बस और साइकिल ने हमको ये समझा दिया कि अगर हल्की चीज़ है तो उसके अंदर जो मोशन कंटेंट होगा, और जो भारी चीज़ है उसके अंदर जो मोशन कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स यानी सीधा मतलब है कि मास चेंज है तो मोशन के अंदर कंटेंट उस बॉडी के अंदर मोशन का जो कंटेंट क्वांटिटी है वो क्या होगा? चेंज होगा, है ना? अगर कम भारी है तो कम मोशन कंटेंट होगा, और ज़्यादा भारी है तो ज़्यादा मोशन कंटेंट होगा। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनर्शिया के भैया, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा इनर्शिया उसके अंदर उतना ज़्यादा मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग कौन सी इनर्शिया की बात कर रहे हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। किसकी बात कर रहे हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो सिंपली आप ये समझो कि मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली मास के। जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये भी हो गई कि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के भी। भाई मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, अब मोशन में वेलोसिटी ही नहीं रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक सिंपल केस में हम लोगों ने मास का कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन वेलोसिटी को भी तो समझो। अगर मान लो 2 साइकिल हैं, इस बार यहाँ पे ये भी समझो 2 साइकिल हैं, इस बार मैंने डिफरेंस नहीं लाया है, वो तो मास के लिए मैंने बता दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे पास 2 साइकिल हैं, एक साइकिल ये और एक साइकिल ये। देखिएगा ध्यान से, ऐसे मैंने बना दिया रैंडमली, ठीक है। अब इस साइकिल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इस साइकिल की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं रोकना चाहता हूं तो किसको आसानी से रोक सकता हूं? भाई दोनों सेम साइकिल है तो मास में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों को रोकना है तो किसको इजीली मैं रोक सकता हूं? सर 20 मीटर पर सेकेंड वाले को। इसको रोकने में हमको क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी बाद में बात करेंगे फोर्स की, लेकिन याद रखो फोर्स को, तो फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के अंदर ज़्यादा मोशन कंटेंट है, तो ये अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन को इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ले जाने के लिए ज़्यादा विरोध करेगी, क्योंकि इसके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा है। क्यों? ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम भी तब ज़्यादा होगा, यानी इसके अंदर तब मोशन क्या है? ज़्यादा कंटेंट है। और इसकी वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब इसके अंदर मोशन कम कंटेंट है। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये। तो यानी स्पीड जिसकी ज़्यादा उसके अंदर मोशन ज़्यादा कंटेंट है, जिसके अंदर स्पीड कम उसके अंदर कम मोशन कंटेंट है।
ठीक है, तो मोमेंटम यही बता रहा है। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, और उसके साथ साथ प्रोपोर्शनल है वो किसके, v के। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं इन दोनों को सेमराइज कर लूं तो यहाँ पे सेमराइज करके मैं क्या लिखूंगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी, क्योंकि भैया ध्यान से देखेंगे तो m मतलब LHS है सिंपल, ये LHS है और ये क्या है RHS। LHS दोनों का सेम है तो RHS भी तब क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। और वो भी यहाँ पे क्या हो गया, m इंटू वी हो गया m इंटू वी, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी आ गया। और ध्यान दीजिएगा, आज ही से याद रख लीजिएगा कि जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बता रहा है, ध्यान देना, कि अगर m को बढ़ाऊंगा मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा मोमेंटम बढ़ेगा, मास घटाऊंगा मोमेंटम घटेगा, वेलोसिटी घटाऊंगा तो भी मोमेंटम घटेगा। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे याद रखेंगे मोमेंटम किसकी हम किसका डिफाइन करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट का, मोशन कर रहा है। रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का हम मोमेंटम नहीं ज्ञात करते, क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो उसके अंदर मोशन होगा ही नहीं, वो तो रेस्ट में है ना। तो मास बढ़ाऊंगा मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन उसी तरह घटाने भी लगूं, मास घटाऊंगा तो मोमेंटम घटेगा, क्योंकि उसके अंदर मोशन कंटेंट का नेचर कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी हो जाएगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बता रहा है कि इसको बढ़ाओगे बढ़ाओगे, घटाओगे घटाओगे, तो वही सेम चेंजेस यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे दो तरीके का प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है ये, इस प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कभी कभी इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं और दूसरा हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स और डायरेक्टली में मतलब क्या है इसको समझिए, मतलब अंतर क्या है इसको समझिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसा चेंज यहाँ पे वैसा ही चेंज यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ ये है। जब मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ तब इसका मतलब जैसा चेंज हम LHS में करेंगे वैसा ही RHS में होगा, या जैसा हम RHS में करेंगे वैसा यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब अगर हम RHS को बढ़ा रहे हैं तो LHS भी बढ़ेगा, और अगर RHS को घटा रहे हैं तो LHS भी घटेगा। लेकिन जब इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात कर दिया तो इनवर्स का मतलब उल्टा रिलेशन, अगर RHS को बढ़ा रहे हो तो LHS घटेगा, अगर RHS को घटा रहे हो तो LHS बढ़ेगा। समझ में आई बात। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R², याद होगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, एंड F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R²। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ध्यान देना मतलब क्या है कि Q1 Q2 बढ़ाओगे, अभी इससे मतलब मत रखो कि क्या है, यानी यहाँ पे ये है कि इस Q1 और Q2 का मान बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कैसा साइन है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे पता चल रहा है सर, यहाँ पे सर ये डिनोमिनेटर में नहीं है, जिसके साथ हम रिलेशन दिखा रहे हैं अगर वो न्यूमरेटर में है, जिसके साथ रिलेशन दिखा रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं और वो न्यूमरेटर यानी सिंपल ऊपर है, नीचे उसका डिनोमिनेटर 1 है, तब उस कंडीशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर जिसका हम रिलेशन दिखा रहे हैं, मतलब जिसके साथ हम किसी क्वांटिटी का रिलेशन दिखा रहे हैं, अगर वो डिनोमिनेटर में हो गया, किसमें हो गया, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसका मतलब R मतलब होता है दूरी, तो दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, और दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पे तो कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बहुत बार आएगा, अनगिनत बार आएगा, ठीक है, तो इसको आप कभी भूलिएगा मत। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने आप को हटाने के लिए, यानी यहाँ से जब इसको आप हटाओगे तो यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो P इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कांस्टेंट मानूंगा, क्योंकि इसको हटा के मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल, और यहाँ पे कांस्टेंट लूंगा m इंटू वी। इस k की वैल्यू क्या मान लूंगा मैं, 1। शुरुआत में हम लोग क्या लेते हैं, 1। शुरुआत में हमेशा क्या मान लेते हैं, इस k का मान 1। तो इस P इज इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये बन गया मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, दिख रहा है बिल्कुल। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, ये है मोमेंटम का हमारे फॉर्मूला। क्लियर है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन उमड़ रहा होगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर हम देना चाहेंगे
कि सर यहाँ पे आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके m और v को क्या किया है, मल्टीप्लाई में रखा है। हम लोग चाहते तो m को v के साथ प्लस में भी लिख सकते थे, हम चाहते तो m को v के साथ माइनस में भी लिख सकते थे, हम चाहते तो m अपन v भी लिख सकते थे, है ना, लिख सकते थे। यानी इसको जोड़ के रूप में लिख सकते थे, घटाने के रूप में लिख सकते थे, भाग के रूप में लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने किसके रूप में लिखा है, गुणा। तो ऐसा क्यों? इसका कारण मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूँ। ऐसा बार बार आपको मिलेगा कि हर बार मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा LHS RHS वाले का, तो ऐसा क्यों किया जाता है? प्लस में नहीं लिखा जाता है, माइनस में नहीं लिखा जाता है, अपॉन में नहीं लिखा जाता है, केवल और केवल मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? इसका कारण आप सिंपल समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो मोमेंटम है भैया वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी दोनों पे। अगर किसी एक में चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में चेंज आएगा ही आएगा। अब सिंपल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो m प्लस भी है, मैंने मान लिया कि किसी बॉडी के का जो मास है वो क्या है, 0 है, और उसकी स्पीड जो है, समझना ध्यान से, उसकी स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो मैं अगर मोमेंटम निकाल रहा हूं और मैंने माना है m प्लस भी, तो p इज इक्वल टू एम प्लस भी हो जाएगा। अब p इज इक्वल टू एम की जगह पे क्या हो गया, 0, और v की जगह पे क्या हो गया, 3। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये वैलिड आंसर है? भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास ही नहीं है, मासलेस है, तो वो ऑब्जेक्ट है? ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट है आपको दिखा हुआ है क्या कि जिसके पास द्रव्यमान नहीं है, भारी नहीं है? वो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का पहला क्राइटेरिया यही है कि उसके पास मास होना चाहिए। मास है तभी क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो यार ये यहाँ पे मास नहीं है, उसके बावजूद ये कह रहा है कि इसके पास मोमेंटम कितना हो गया, 3। संभव है? नहीं, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर मोमेंटम कहाँ से आ गया? आई बात समझ में? तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो पहली चीज तो यहीं से खत्म कर दो, ये हो ही नहीं सकता m प्लस भी। इसी तरह m माइनस भी करूंगा तो नहीं होगा भाई, 0 में से -3 घटाऊंगा -3 आएगा, संभव है? नहीं है। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे m अपॉन v कर दूं तो 0 अपॉन v कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, 0 कहाँ से होगा जब मास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसका हम कहाँ से मोमेंटम बोल सकते हैं कि 0 है? पहले तो ऑब्जेक्ट लेके आओ तब ना हम बोल सकते हैं कि रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोल देंगे, 0। ये तीनों पॉसिबल नहीं है। अगली बार तुमने क्या किया, मास रखा 3, मास को रख दो 3 किलोग्राम, वेलोसिटी को रख दो 0। अब देखो तो p इज इक्वल टू एम प्लस भी करूंगा तो क्या है, यहाँ पे देखना मास क्या है, 3 है, और वेलोसिटी क्या है, 0। तो 3 + 0 मतलब 3 ही होगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, ये बताओ मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है 3, मास क्या है 3, वेलोसिटी क्या है 0, यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके पास वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी नहीं है। तो बिना वेलोसिटी के इसके पास मोमेंटम आ सकता है? अभी तो हम लोगों ने जस्ट बात किया था कि भैया वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड मतलब मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसके पास मोशन है। अगर वेलोसिटी ही नहीं है, मोशन ही नहीं है, तो हम घंटा मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। मोमेंटम तो उसी का हम लोग करेंगे ना फाइंड आउट, जो क्या है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। जब मोशन ही नहीं रहा तो मोमेंटम हम किसी का फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे फिर भी ये क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, जो गलत है कि नहीं है ना? यानी यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई कि असंभव है क्या, कि बिना वेलोसिटी के मोमेंटम। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ भी देख लो, यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ तो बड़ा खतरनाक केस बनेगा। m अपॉन भी है, क्या है, m अपॉन भी, m की वैल्यू 3, v की वैल्यू 0, और 0 से किसी में हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। खतरनाक आ गया। ये सब चीज़ें फिजिक्स के अंदर आती ही नहीं। फिजिक्स का यार ये सब खतरनाक चीज़ें हैं, ये सब कहाँ से आ जा रही हैं, अनडिफाइंड वाली। तो इसीलिए ना हम माइनस में लेते हैं, ना प्लस में लेते हैं, ना अपॉन में लेते हैं। समझ आई बात? मल्टीप्लाई में लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक भी 0 तो सब 0। जैसे अब इसी केस को अपनाओ, जैसे p इज इक्वल टू एम इंटू भी है, m की जगह पे मैं 0 ले रहा हूँ, तो m इंटू 0, सॉरी m की जगह पे 0, तो 0 इंटू v, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, 0। भैया मास नहीं तो मोमेंटम ही नहीं होगा। भाई मास हम किसका फाइंड आउट करेंगे, किसी बॉडी का। वहाँ पे दिखा तो था मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, मोशन भी होना चाहिए और एक बॉडी होनी चाहिए, तभी तो देख पाऊंगा। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो गया, 0। कब, जब मास मेरा 0 है। अच्छा वेलोसिटी 0 कर लो तब, तो मास ऐसे रहेगा, वेलोसिटी की जगह पे क्या कर दिया 0, तो p इज इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी नहीं है तो भी मोमेंटम नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो भी मोमेंटम नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो भी मोमेंटम नहीं है। आया समझ में? देखो ये क्लैरिफाई हमको करके दे रहा है, ये सही है कि नहीं है? तो यही रिलेशन सही होता है, m इंटू बी वाला। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलिएगा, गुड।
इतनी बात आपको समझ में आ गई, अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या देखेंगे सॉरी, देखिएगा मोमेंटम की बात करूं मैं तो मोमेंटम क्या है, तो सबसे पहली बात तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब कभी भी अगर हमने बोल दिया कि ये सदिश राशि है तो सदिश राशि के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं? क्या डिनोट करते हैं? एरो का साइन। इसका मतलब P जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो P जो है वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा? एरो। और P एरो इज इक्वल टू M इंटू V है, ध्यान दीजिएगा। तो V में यहाँ पे M क्या है आपका? स्केलर होता है कि वेक्टर क्वांटिटी है? M क्या है? तो सर ये स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी पुनः क्या है? वेक्टर है। तो यानी P इज इक्वल टू ये पूरा बन गया। और जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है किसके डायरेक्शन के पैरेलल होती है? वेलोसिटी के। यानी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? मोमेंटम की, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम इज, या मोमेंटम लिख दो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्ट लिखो, उसमें ज़्यादा 3-5 बतियाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज लाइक टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के तरीके से होती है, जैसा वेलोसिटी का डायरेक्शन वैसे ही मोमेंटम का डायरेक्शन। क्लियर है? अब इसकी यूनिट की बात कर ली जाए। यूनिट तो सिंपल है, इसकी यूनिट में कोई लोचा नहीं है। P इज इक्वल टू एम इंटू भी है, यूनिट निकालना चाहता हूँ m इंटू भी है। P ऐसे रहेगा, m की यूनिट क्या होती है? kg। SI यूनिट क्या होती है? kg। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर आ गया सर? P इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। आ गया है या ना? ये हो गया P की वैल्यू, यानी P का यूनिट। कैसा यूनिट है भैया? ये SI यूनिट। बाकी आप CGS में करना चाहो CGS में कर लो, है ना। ये तो SI यूनिट हो गई, SI यूनिट या MKS यूनिट। CGS में करोगे तो kg के जगह पे बस क्या हो जाएगा? ग्राम, और मीटर के जगह पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। पूरे नीचे फिर क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो नॉर्मली हमको ऐसे ही करना है। ओके, कर लेंगे। अभी SI यूनिट भी समझ में आ गया, यूनिट क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं ये भी समझ लिया। तो सभी चीज़ें आपके मोमेंटम के अबाउट क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। आई होप कॉन्सेप्ट आपका मोमेंटम के प्रति क्लियर हो गया होगा। अब अगर नहीं फिर भी आ रहा है तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, ठीक है। फिर फिलहाल आप क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो से पहले ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। अदरवाइज़ आप कभी भी देखिए, आपका अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो आज इतना ही आप दिमाग में रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।